मून और एन वहीं खड़े उन्हें जाते हुए देख रहे थे। बग्घी की आवाज़ धीरे धीरे कम हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जब बग्घी ओझल हो गई तो एन ने मून की तरफ मुड़कर उत्सुकता से पूछा, अभी जब आप ड्यूक से बात कर रहे थे तो आपने मेरा नाम लिया था। क्या आपको मुझसे कुछ काम है? मून ने अपने हाथ जेब में डाले हुए थे और वो दूर जाती बग्घी को देख रहा था। एन की आवाज़ सुनकर उसने अपनी नज़रें उसकी तरफ घुमाईं। पापा के साथ हुई बातचीत याद करके मून को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। रॉन के लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था और मून उन्हें मना नहीं कर पाया था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और सिर खुजलाते हुए एन से कहा, खैर, वैसे भी ये कोई राज की बात नहीं है। मेरे पापा चाहते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हों ताकि कैंपबेल खानदान और मजबूत हो सके। हा, जाहिर है ये उनका बस एक मजाक है। तुम्हें इसे बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। मून की बात सुनकर एन एकदम हैरान रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो मून को देखती रह गई। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मून पीछे मुड़ा और एन के पास गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक प्यारी सी मुस्कान दी। वो बहुत ही संजीदगी से अपनी बात कहने लगा, मेड तो बस तुम्हारी अभी की पहचान है। फ्यूचर में हम दोनों की अपनी अपनी अलग जिंदगी होगी। तुम हमारी फैमिली की सबसे बेस्ट मेड हो। तुम जैसी परफेक्ट लड़की को मुझ जैसे बेकार लड़के से कहीं बेहतर इंसान मिलेगा। हालांकि एन का चेहरा एकदम शांत था और वो मून की बात ध्यान से सुन रही थी, पर उसकी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गई थीं। ढलते सूरज की रोशनी मून पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा और उसकी मुस्कान और भी चमक रही थी। उसने एन से आगे कहा, अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो मुझे ज़रूर बताना। मैं खुद तुम्हें खुशी खुशी जाने दूंगा। यही नहीं, मैं तुम्हें एक बहुत ही शानदार दहेज भी दूंगा। कैंपबेल परिवार से विदा होने वाले को कोई नीची नज़र से नहीं देखना चाहिए। अपनी खुशी के लिए बहादुर बनो एन। पूरा कैंपबेल परिवार तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा। मून ने हल्के से उसका कंधा थपथपाया और मुस्कुराते हुए हवेली की तरफ चल दिया। उसे लगा कि उसकी इन दुआओं से एन को सुकून मिला होगा। मून के जाते वक्त एन ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मून ने एक बहुत ही हैप्पी स्माइल दी। उसने आंखें बंद कीं, मुट्ठियां भींचीं और अपनी जगह पर ही खुशी से नाचने लगा। उसे अपनी कही बातों पर बड़ा गर्व हो रहा था। एन को पता न चले, इसलिए वो अपनी आवाज़ दबाकर धीरे से फुसफुसाया, भाई, मैं कितना कूल हूँ। इतने सालों तक नॉवेल्स पढ़ने का आज फ़ायदा मिल गया। मुझ जैसे दरियादिल यंग मास्टर की बातें सुनकर तो कोई भी आंसू बहाने लगे। मगर मून को ये नहीं पता था कि एन अभी भी वहीं खड़ी थी। वो वापस नहीं आई थी। जब से मून ने बोलना शुरू किया था, वो एकदम खामोश थी। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। एन ने मून का एक शब्द दोहराया, जाने दूंगा। मून की बातों ने एन को भावुक नहीं किया था, बल्कि उसके चेहरे पर साया सा छाया हुआ था और उसका शरीर कांप रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची थीं कि उसके नाखून खाल में धंस गए और हाथों से खून निकलने लगा, पर उसे उस दर्द का कोई एहसास नहीं था। वो मून की बातों से बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसने धीरे से कहा, यंग मास्टर, आप वाकई पहले से बदल गए हैं। उसने अपना सिर घुमाया और मून की पीठ को एक शिकारी की तरह ठंडी नजरों से देखा। उसके चारों तरफ एक बहुत ही डार्क ऑरा फैलने लगा। बिना किसी इमोशन के उसने एक रहस्यमयी बात कही, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। जो होगा आज रात ही होगा। अब शाम हो चुकी थी और मून हवेली की लाइब्रेरी में था। वहां ऊंची ऊंची अलमारियां हजारों किताबों से भरी हुई थीं। लाइब्रेरी में मशालें और मोमबत्तियां जल रही थीं जो वहां रोशनी दे रही थीं। मून आज जो कुछ भी हुआ उसे कोस रहा था। धत! वो पुरानी कहावत सही है, इंसान चाहे जो प्लान बनाए, किस्मत उसे बदल ही देती है। पर जो भी हो, अभी सबसे ज़रूरी है स्ट्रांग बनना। अगर पापा घर पर नहीं हैं तो मैं खुद सेल्फ स्टडी करूंगा। पापा ने ज़ीरो से शुरुआत की थी और आज इतने बड़े ड्यूक हैं। भले ही घर पर मार्शल आर्ट्स की उतनी किताबें नहीं हैं जितनी शाही लाइब्रेरी में होंगी, पर फिर भी यहाँ काफ़ी कुछ है। मून डेस्क पर बैठकर बहुत गौर से किताबें पढ़ रहा था। उसने मार्शल आर्ट्स सुधारने वाली कई किताबें ढूंढ निकाली थीं। वो पन्ने पलटते हुए साथ में अपनी ब्लैक बुक को भी बुला लिया। वो पढ़ भी रहा था और दिमाग में आगे के प्लान भी बना रहा था। अभी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। प्रोटागोनिस्ट ग्रुप के साथ अभी कांटेक्ट करना बहुत रिस्की है। मैं बस मार्शल आर्ट्स की किताबें पढ़ूंगा, ब्लैक बुक में परछाई वाले कातिल के साथ लड़कर एक्सपीरियंस लूंगा। जब तक मैं उस शैडो असैसिन को हरा नहीं देता, यही मेरा प्लान है। तभी मून ने अपने हाथ की लाल कवर वाली किताब बंद की। उसने ऊपर उड़ रही काली किताब को दोनों हाथों से पकड़ा और उसकी नॉलेज चेक करने लगा। काली किताब ने अपनी जादुई ऊर्जा छोड़ी और वही पेज खोल दिया जो मून देखना चाहता था। देखा, इन किताबों को मुझे रटने की जरूरत नहीं है। जिस भी किताब का नाम मैंने एक बार पढ़ लिया, वो पूरी की पूरी इस काली किताब में इंक्लूड हो जाएगी। ये फंक्शन तो बहुत ही पावरफुल है। काली किताब ने धीरे धीरे वो टेक्स्ट दिखाना शुरू किया जो मून ने अभी अभी पढ़ा था। उन किताबों के नाम थे
फिशबोन लॉक पिकिंग स्किल्स, इंपीरियल सैनिकों के लिए बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट्स, फ्लेक्सिबिलिटी बेसिक्स और वाइटल स्ट्राइक टेक्निक्स। काली किताब के इस रिकॉर्डिंग फंक्शन से मून बहुत खुश था। अब वो बिना मेहनत के बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकता था। उसने आंखें बंद कीं और किताब की तारीफ की। मैंने जो भी बुरा भला कहा था उसे दिल पर मत लेना। आई लव यू सो मच बेबी। उसने किताब को चूम लिया। उसी वक्त लाइब्रेरी के दरवाजे पर दस्तक हुई। एन एक ट्रे लेकर अंदर आई। उसने देखा कि मून अभी भी पढ़ रहा है। उसने पूछा, यंग मास्टर, क्या आप अभी भी पढ़ रहे हैं? मून मुड़ा और एन को देखकर बोला, ओह एन। उसने अपनी कुर्सी पीछे की ओर खड़ा हो गया। उसने एन के हाथ में ट्रे और खाना देखा। क्या तुम मेरे लिए लेट नाइट स्नैक लाई हो? एन ने सिर हिलाकर हाँ कहा। मून और एन लाइब्रेरी के रेस्ट एरिया में साथ गए। एन ने खाना मेज पर रखा और मून को सोफे पर बैठने में मदद की। इतनी रात को उसे खाना देते देख मून थोड़ा टची हो गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, पापा इतने लोगों को ले गए, अब बस तुम, नोल और 3 नौकरानियां ही इतने बड़े महल को संभाल रही हो और मेरा ख्याल रख रही हो। तुम पक्का बहुत थक गई होगी। एन ने ठंडे लहजे में कहा, ये मेरा फर्ज है। उसने मेज से एक वाइन की बोतल उठाई। ये काउंट लॉक द्वारा भेजी गई रेयर रेड वाइन है। कहते हैं कि उनके यहाँ साल में बस 100 बोतलें ही बनती हैं। मार्केट में इसकी कीमत 2 लाख AMR तक पहुंच चुकी है। क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे, यंग मास्टर? मून के एक हाथ में केक की प्लेट थी और दूसरे में कांटा। उसने केक का एक टुकड़ा मुंह में रखा। उसकी मिठास से उसका दिमाग रिलैक्स हो गया। एन की बात सुनकर वो कुछ सोचने लगा। वो केक चबाता रहा और एकदम सपाट लहजे में बोला, वाइन? नहीं, मैं नहीं पीता। मुझे अभी थोड़ी देर और पढ़ाई करनी है और मैं नहीं चाहता कि पढ़ते ही मुझे नींद आ जाए। जब एन ने सुना कि मून ने मना कर दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने हाथ में पकड़ी वाइन की बोतल पर पकड़ मजबूत कर ली। उसकी पकड़ इतनी जोरदार थी कि बोतल में दरारें पड़ गईं। लेकिन मून के सामने उसे शांत रहना था। उसने अपने गुस्से को दबाया और पूछा, तो यंग मास्टर, आप क्या पीना चाहेंगे? मून ने कहा, कॉफ़ी। इससे मुझे जागने में मदद मिलेगी। मगर एन की ट्रे में कॉफ़ी नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और थोड़ा आगे झुककर चायदानी उठाई और कप में ब्लैक टी डालने लगी। उसने सफाई देते हुए कहा, सॉरी यंग मास्टर, पता नहीं क्यों आज रात पीने के लिए बस रेड वाइन और ब्लैक टी ही बची है। केक खत्म करने के बाद मून ने कांटे को अपने मुंह से दबाया और अपने गाल फुला लिए। तभी मून को लगा कि एन के साथ उसकी इस बातचीत में कुछ तो गड़बड़ है। उसने उलझन में सिर घुमाया और मन ही मन सोचा, अरे रुको, ये लाइनें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हैं? एन ने चाय का कप मून की तरफ बढ़ाया और कहा, एक नौकरानी की लापरवाही की वजह से चूहों ने कॉफी बीन्स का थैला कुतर दिया और काफी सारी कॉफी खा गए। अब नई कॉफी कल ही आ पाएगी। यंग मास्टर चूहों की जूठी कॉफी तो नहीं पीना चाहेंगे ना? मून को एन की बात पर कोई शक नहीं हुआ। चूहों वाली बात सुनकर उसने घृणा से अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने चाय का कप लिया और कहा, हाँ, ये तो मजबूरी है। ब्लैक टी भी चलेगी, कम से कम ये मुझे जगाए तो रखेगी। मून ने कप अपने होठों से लगाया और एक घूंट भरा। उसने आंखें बंद की ताकि चाय की गर्माहट को महसूस कर सके, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस हुआ। बेचैनी की वजह से उसके हाथ कांपने लगे और वो कप को ठीक से पकड़ भी नहीं पाया। कप उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया और चाय हर तरफ बिखर गई। इससे पहले कि मून की आंखों के सामने अंधेरा छाता, उसने एन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर की पूरी ताकत खत्म होती जा रही थी। मून की हालत बिगड़ते देख एन ने न तो डॉक्टर को बुलाया और न ही कोई इमरजेंसी मेजर लिया। वो बस शांति से उसे ताकती रही। मून ने टूटती सांसों के साथ पूछा, तुमने धोखा क्यों दिया? एन ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही मून सोफे पर गिरने वाला था, उसने लपक कर उसे थाम लिया। एन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। उसने अपना सिर मून के सिर से टिकाया और बड़े प्यार से फुसफुसाते हुए कहा, चिंता मत कीजिए यंग मास्टर, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, कभी नहीं। उसने उसके कान के पास जाकर कहा, अब चैन से सो जाइए। मून कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो उसकी बाहों में ही बेहोश हो गया। कितना दुख होता है ना, मैं आपसे इतना प्यार करती थी और आपने ऐसी बातें कह दी। आप बदल गए हैं, इसलिए मुझे अपने प्यार से आपको पवित्र करना होगा। मेरे प्यार को स्वीकार कीजिए, मून, मेरे यंग मास्टर। हम हमेशा साथ रहेंगे, दुनिया के अंत तक। तभी अपने दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज़ सुनकर मून हड़बड़ाकर उठ गया। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसे याद आया कि ऐसा पहले भी हो चुका है। वो एक अनजान जगह पर था, चारों तरफ घना अंधेरा था। उसके हाथ पांव लोहे की हथकड़ियों से लकड़ी के तख्ते पर जकड़े हुए थे। उसने जोर लगाया, पर सब बेकार था।
जो वो अभी महसूस कर रहा था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने काली किताब की भविष्यवाणी में देखा था, और वो इंसान भी उसके सामने ही था। उसने मन ही मन हैरानी से कहा, ये जगह, भविष्यवाणी वाला वो इंसान तुम हो। मून ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐन उसके साथ ऐसा कुछ करेगी। तभी ऐन ने अपना हेडबैंड खोला और अपने बंधे हुए बाल खोल दिए। वो मून की कमर पर बैठ गई और धीरे धीरे अपनी मेड की यूनिफॉर्म उतारने लगी। उसका चेहरा एक्साइटमेंट से लाल था। उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ खुद से कहा, उस ब्लैक मार्केट वाले व्यापारी ने झूठ नहीं बोला था। ये दवा वाकई असरदार है। मून ने बहुत डरी हुई नजरों से ऐन को देखा और हकलाते हुए पूछा, ऐन, तुम क्या करना चाहती हो? ऐन ने सीधा जवाब नहीं दिया। क्या? यंग मास्टर, क्या आपको सब साफ नहीं दिख रहा? उसने अपनी टांगों से मून के शरीर को जकड़ लिया और मालिकाना हक जताते हुए बोली, 10 साल पहले, जब आप 8 साल के थे, मैं आपके पास आई थी। तब से मेरा वजूद सिर्फ आपके लिए है। मैं सिर्फ आपकी हूं। और जाहिर है, यंग मास्टर सिर्फ मेरे हैं। मैं तो बस उस टूटे हुए यंग मास्टर को वापस सही रास्ते पर ला रही हूं। मून ऐन के इस बर्ताव से बुरी तरह घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किन बातों की बात कर रही है। उसने आंखें फाड़कर नर्वस होते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो? कैसा रास्ता? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐन, प्लीज पहले मुझे छोड़ो, हम बात कर सकते हैं। ऐन ने अपनी 2 उंगलियां मून के होंठों पर रख दी। मून तुरंत चुप हो गया। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। यंग मास्टर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ऐन ने मून को ऐसे देखा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा। शायद एक्साइटमेंट की वजह से उसके चेहरे पर भी पसीना आ गया था। उसने अपनी आधी यूनिफॉर्म उतार दी थी। उसने मून का चेहरा छुआ और कहा, आज रात के बाद, सिर से पैर तक, अंदर और बाहर से, आपके जिस्म से लेकर आपकी रूह तक, आपकी हर खुशबू, आपका हर बाल, आपके खून की एक एक बूंद, सब कुछ मेरा होगा। ऐन धीरे धीरे मून के करीब आई और अपना सीना उसके सीने से सटा दिया। उसने एक हाथ से उसे पकड़ लिया और दूसरे हाथ की उंगली उसके मुंह में डाल दी। मून ऐन का ये बदला हुआ रूप देखकर कांप उठा। डर के मारे उसका शरीर बेकाबू होकर थरथरा रहा था। फाइनली, क्या सब खत्म हो गया? मुझे तो याद भी नहीं कि ये कितनी बार हुआ, पर 10वीं बार के बाद मेरा कॉन्शियसनेस थोड़ा धुंधला होने लगा था। मून ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों के नीचे बहुत गहरे डार्क सर्कल्स थे और आंखों में खून की लकीरें साफ दिख रही थीं। लगता है पूरी रात उसे जरा भी आराम नहीं मिला। उसका चेहरा एकदम हैगर्ड लग रहा था और वो खाली नजरों से छत को ताक रहा था। उसने धीरे से सांस छोड़ी। उसे बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड महसूस हो रहा था। उसके शरीर पर न केवल ढेरों छोटे बड़े किस मार्क्स थे, बल्कि खरोंचों के निशान भी थे। लेकिन फिलहाल उसका इन निशानों पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था। अभी वो जिस सिचुएशन में था, वैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने मन ही मन सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा प्योर बॉडी इस तरह से छीन लिया जाएगा। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वो जिसने मुझे चुपके से उकसाया और एक स्कमबैग बनने की राह दिखाई, और वो जिसने मुझे कैद करके भविष्यवाणी में काट कर मार डाला था, वो दोनों असल में ऐन ही थी। मून ने सिर घुमाकर ऐन की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐन, जो आम तौर पर उसके साथ इतनी जेंटल रहती थी, उसका ऐसा पागलपन भरा साइड भी हो सकता है। मून के साथ पूरी रात की उस इंटेंस एक्सरसाइज की वजह से वो इस वक्त पूरी तरह थक चुकी थी। वो मून से सटकर गहरी नींद में सो रही थी। उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे और बस एक सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी। उस चादर के नीचे से उसकी सुडौल देह और उसकी खूबसूरती साफ झलक रही थी। कल रात ऐन ने मून को चुपके से एक सीक्रेट रूम में कैद कर लिया था। फिर वो मून के ऊपर चढ़ गई और उसके साथ आगे की चीजें करने लगी। वो अपनी कमर मरोड़ते हुए लगातार मून के लिए अपना प्यार जाहिर कर रही थी। वो महसूस कर पा रही थी कि उसका शरीर मून की गर्माहट को सोख रहा है। इससे वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। उसने अपनी कमर हिलाने की रफ्तार और तेज कर दी। उन तेज हरकतों की वजह से उसका शरीर थोड़े समय के लिए उन्हें झेलने में मुश्किल महसूस कर रहा था। उसने अपनी कमर सीधी की और सिर ऊपर उठाकर एक हल्की सी आह भरी। ऐन ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और अपना हाथ मुंह पर रख लिया। उस भारी कसरत की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। उसने अपनी गर्दन तानी और उसके चेहरे के भाव थोड़े दर्द भरे लग रहे थे। उसके शरीर से हल्का पसीना बह रहा था, पर उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं, जैसे वो शारीरिक बेचैनी को सहने की कोशिश कर रही हो। वाकई, भले ही मैं मानसिक रूप से पहले से तैयार थी, फिर भी थोड़ा। मून ने अपनी एक आंख बंद की और उसके चेहरे पर भी थोड़ा दर्द सा महसूस हुआ। ऐन पागलों की तरह उसके साथ वो करीबी चीजें कर रही थीं, जिससे उसके शरीर को भी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। लेकिन
चूंकि वो एक लकड़ी के तख्ते पर जकड़ा हुआ था, इसलिए वो अपने शरीर को हिला तक नहीं पा रहा था। उस भारी कसरत की वजह से मून का शरीर भी पसीने से भीग गया था। उसने अपना सिर उठाया और ऐन के चेहरे के बदलते भावों को नोटिस किया। उसने उसे समझाने की कोशिश की। ऐन, तुम्हें खुद पर इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी ये हथकड़ियां खोल दो। मैं इससे पहले कि मून अपनी बात पूरी कर पाता, ऐन ने अपनी 2 उंगलियां उसके होंठों पर रख दी। उसने उसे अभी चुप रहने को कहा। मून उसकी इस हरकत से थोड़ा हैरान रह गया। वो खाली नजरों से उसकी उंगलियों को ताकने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐन को नहीं लगता कि उसकी शारीरिक थकान या बेचैनी उसे कोई तकलीफ दे रही है। उसने कांपती आवाज में मून से कहा, नहीं, पिछले 10 सालों के लंबे इंतजार के मुकाबले ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। उसने एक सिकली स्माइल के साथ मून की तरफ देखा। भले ही उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, लेकिन उनमें मून का अक्स साफ दिख रहा था। इससे उसे बहुत सुकून मिल रहा था। ऐन मून के ऊपर लेट गई। उसके ट्विन पीक्स मून के सीने से बुरी तरह चिपके हुए थे, जैसे वो उसे अपनी पूरी गर्माहट महसूस कराना चाहती हो। फिर वो उसके कान के पास और करीब आई और बड़े ही स्टिकी टोन में फुसफुसाते हुए कहने लगी, इन सालों में मैं तुम्हारी हिफाजत करती रही, तुम्हें लाड प्यार दिया, तुम्हें गाइड किया और तुम्हें जिद्दी, घमंडी और जाहिल बनाया। मैंने तुम्हें एक ऐसा बेकार यंग मास्टर बना दिया जिससे हर कोई डरे, नफरत करे और तुम्हें देखते ही दूर भाग जाए। ऐन को खुद पर इस तरह हावी देखकर मून की हिम्मत नहीं हुई कि वो जरा भी हिले डुले। वो शांति से उसकी बातें सुनता रहा। यंग मास्टर को सिर्फ अपना बनाने के लिए मैं पिछले 10 सालों से इस पल की तैयारी कर रही थी। तो क्या आप समझे, यंग मास्टर? आप चाहे जो भी कहें, मैं आज रात आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर मून की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या ये ऐन ही थी? वो इस सच से दंग रह गया। इसके अलावा उसे ये भी पता चल गया कि काली किताब की भविष्यवाणी में उसने जिस रहस्यमयी इंसान को देखा था, वो ऐन ही थी। ऐन के इस पागलपन ने उसे सुन्न कर दिया था। कल रात जो कुछ भी हुआ उसे याद करते हुए मून ने एक ठंडी आह भरी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ऐन का एक ऐसा रूप भी होगा जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। उसने आंखें बंद कीं और फुसफुसाया, किसने सोचा होगा कि घर की सबसे खूबसूरत, जेंटल और प्यारी नौकरानी न सिर्फ एक क्रेजी इंसान निकलेगी, बल्कि इस कहानी के हीरो को स्कम बैग बनाने वाली मास्टरमाइंड भी वही होगी। भले ही कल, खैर, वो सब कमाल का था, पर काली किताब की भविष्यवाणी के हिसाब से आखिर में मेरी मौत ऐन के हाथों ही होगी। धत तेरे की, मैंने किसी तरह देश निकाले वाली स्टोरी लाइन को तो टाल दिया, पर अब क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? मुझे यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। मून ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि उन हथकड़ियों को तोड़ सके जिन्होंने उसके हाथों को जकड़ रखा था। यंग मास्टर, ऐन की आवाज साइड से मून के कान में पड़ी। हं। ऐन की आवाज सुनकर मून बुरी तरह चौंक गया। उसने आंखें फाड़कर साइड में देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जरा सी हलचल से उसकी नींद खुल जाएगी। उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐन को उसके भागने के प्लान के बारे में पता न चल जाए। ऐन ने धीरे धीरे अपनी रूबी जैसी लाल आंखें खोलीं और मून की तरफ देखा। उसने अपने बाएं हाथ से अपना सिर टिकाया और दायां हाथ मून के सीने पर रख दिया। उसके हिलने की वजह से उसके शरीर पर पड़ा कंबल थोड़ा नीचे खिसक गया, जिससे उसकी खूबसूरती फिर से झलकने लगी। उसने बड़े ही क्यूरियस अंदाज में उससे पूछा, आप क्या करना चाहते हैं? ऐन को ये शक न हो कि वो भागना चाहता है, इसलिए उसने तुरंत एक बहाना बनाया ताकि उसे धोखा दे सके। अह, ऐन, तुम जाग गई। कुछ नहीं, बस मेरे हाथों में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो सोचा जरा स्ट्रेच कर लूं। अरे, दोपहर भी हो गई। मून की बात सुनकर ऐन बोली, अच्छा, फिर तो कोई चारा नहीं है। तभी ऐन के शरीर से कंबल नीचे गिर गया। उसने अपने ट्विन पीक्स मून के सीने से सटा दिए और उसे हल्के से रगड़ने लगी। उसकी हरकतों से लग रहा था जैसे वो मून से दूर नहीं होना चाहती। फिर वो तख्ते से उठी और एक एक करके अपने वो कपड़े उठाने लगी जो उसने कल रात उतारे थे। भले ही मेरा मन यंग मास्टर से दूर होने का बिल्कुल नहीं है, पर मुझे ड्यूक की हवेली का काम भी तो संभालना है, वरना दूसरों को शक होने लगेगा। ऐन ने अपनी मेड वाली ड्रेस पहनते हुए मून से ये कहा। वो उसके सामने ही खड़ी होकर अपने क्लोज फिटिंग कपड़े और यूनिफॉर्म पहनने लगी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मून उसे देख रहा है। आखिर कल रात उसने अपना सब कुछ उसे दिखा ही दिया था। मून चुपचाप डरे हुए चेहरे के साथ ऐन की बातें सुनता रहा। फिर ऐन ने अपनी काली स्टॉकिंग्स उठाईं और धीरे धीरे उन्हें अपनी लंबी और सुडौल टांगों पर चढ़ाने लगी। पहनते हुए वो कुछ सोच रही थी और बड़े ही आरामदेह लहजे में खुद से बुदबुदाई, ओह, अब जब यंग मास्टर पूरी तरह से मेरे हो चुके हैं, तो हवेली के बाकी लोगों का क्या करना है? उन्हें साफ करना होगा। उसने मून के सामने बड़ी आसानी से वो खूनी शब्द कह दिए, साफ करना। ये सुनते ही मून बुरी तरह घबरा गया।
उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो हैरानी से ऐन को देखने लगा। उसने उठने की कोशिश की, पर हथकड़ियों की वजह से वो बस अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना सिर ही उठा पाया। कल रात ऐन उसके लिए जिस कदर पागल हो गई थी, उसके पर्सनैलिटी को देखते हुए मून सोच भी नहीं सकता था कि वो हवेली की दूसरी नौकरानियों के साथ क्या भयानक चीजें कर सकती हैं। उसे बहुत डर लगने लगा और वो तुरंत चिल्लाया, ऐसा कुछ मत करना। इस वक्त तक ऐन ने अपने बाल बांध लिए थे और अपनी मेड यूनिफॉर्म पहन ली थी। वो अपनी ड्रेस की सिलवटें ठीक कर रही थी और मोज़ों को जांघों तक ऊपर खींच रही थी। मून की आवाज़ सुनकर उसने सिर घुमाया और थोड़ी हैरानी जताई। ओह! ऐन धीरे से मून के करीब आई और बार बार उसका चेहरा सहलाने लगी। उसने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ मून से पूछा, क्या मेरे अलावा यंग मास्टर की कोई और फेवरेट मेड भी है? कौन है वो? क्या वो नोल है? मून की अब ऐन की आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत नहीं थी। उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया और नर्वस होकर कहा, नहीं नहीं, ऐसे ही अंदाजे मत लगाओ। मैं तो बस। अचानक ऐन धीरे से खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे मून का ये रिएक्शन बहुत मजेदार लगा। आप भी ना? मून ने हैरानी से ऐन को देखा। उसे समझ नहीं आया कि वो अचानक क्यों हंसने लगी। क्या उसने कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो खुश हो गई? ऐन ने अपनी आंखें बंद कीं और दोनों हाथों से अपना मुंह ढंक कर खुशी से हंसने लगी। उसकी ये अदा बहुत क्यूट लग रही थी, जिसे देखकर मून पल भर के लिए उसका कल रात वाला पागलपन भूल गया। खुश होने की वजह से उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए मून से कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। यंग मास्टर, इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। जब तक आप मेरी बात मानेंगे, मैं हवेली के लोगों को तब तक कुछ नहीं करूंगी जब तक बहुत जरूरी ना हो। ये जानकर कि ऐन बस मजाक कर रही थी, मून ने चैन की सांस ली। चूंकि ऐन इस वक्त बहुत अच्छे मूड में है, तो मून ने सोचा कि उसे अभी कुछ करना चाहिए। उसने अभी खुद से उन लोहे की हथकड़ियों को तोड़ने की कोशिश की थी, पर वो कामयाब नहीं हुआ और ऐन ने उसे देख भी लिया था। अब वो उसे एक सजेशन देने का प्लान बनाता है। वैसे, क्या तुम प्लीज पहले मेरी ये बेड़ियां खोल सकती हो? तुम कहती हो कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर क्या तुम वाकई मुझे पूरी जिंदगी इसी तरह जकड़ कर रखना चाहती हो? ऐन मून की इस बात पर मान गई। उसने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और हवा में चुटकी बजाई। पल भर में उसका जादू उन लोहे की हथकड़ियों पर काम करने लगा जिन्होंने मून को बांध रखा था। जादू के असर से मून के हाथों और पैरों की सारी हथकड़ियां खुल गईं। इस पल ऐसा लगा जैसे ऐन अंदाजा लगा पा रही थी कि हथकड़ियां खुलने के बाद मून क्या करने की सोच रहा है। उसने मून से कहा, साथ ही मैं यंग मास्टर को सलाह दूंगी कि वो कोई भी उल्टा सीधा इरादा रखने की कोशिश न करें। इस कमरे का जो कोर है, वो मैंने स्टेनलेस स्टील से बना एक सील्ड स्पेस तैयार किया है। दरवाजे का ताला भी एक मास्टर कारीगर ने खास तौर पर बनाया है और इसकी सिर्फ एक ही चाबी है। मैंने ड्यूक रॉन की नाक के नीचे इस सीक्रेट रूम को बनाने में बहुत वक्त और मेहनत खर्च की है। मून उस लकड़ी के तख्ते पर उठकर बैठा और अपनी अकड़ी हुई कलाई को सहलाया ताकि बेचैनी कम हो सके। जब उसने ऐन की बात सुनी तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। भले ही अब वो हिल डुल सकता था, पर वो अभी भी इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता था। उसे इस बात पर थोड़ी चिढ़ महसूस हुई। मून ने सोचा कि भले ही ऐन उसे यहाँ कैद कर ले, पर हवेली के बाकी लोग उसकी गैर मौजूदगी को नोटिस कर ही लेंगे। उसने अपना सिर उठाया और ऐन के सामने अपनी बात रखी। मैं अचानक गायब हो गया, तो क्या हवेली के लोगों को मुझ पर शक नहीं होगा? ऐन ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा कुछ होगा। वो मुस्कुराते हुए धीरे से मून के करीब आई। उसने उसे समझाया, मैंने उन्हें बता दिया है कि ड्यूक और डचेस दोनों चले गए हैं। यंग मास्टर को घर पर अकेलापन महसूस हो रहा था, इसलिए वो वक्त से पहले ही कॉलेज वापस चले गए हैं। नौकरानियों को इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई। फिर ऐन धीरे से मून के पास नीचे बैठ गई। उसने बड़े प्यार से उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और अपने गाल से लगा लिया। उसने अपना सिर उठाया और उसे चाहत भरी नजरों से देखा। चिंता मत कीजिए यंग मास्टर, किसी को भी आपके यहाँ होने का पता नहीं चलेगा। मैं खुद आपके लिए दिन का खाना लेकर आऊंगी। इस बात के अलावा कि अब आप पूरी तरह से मेरे हैं, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। मैं अभी भी आपकी सबसे भरोसेमंद मेड ऐन हूँ। अचानक ऐन ने मून के कंबल के अंदर हाथ डाला और उसके पेट को कुछ बार छुआ। ऐन की इस हरकत से मून चौंक गया। उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया और उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली। ऐन की इस हरकत से उसके चेहरे पर लाली आ गई। ऐन ने अपना हाथ बाहर निकाला और उसे अपने ट्विन पीक्स पर रख लिया, जैसे वो मून की गर्माहट को महसूस कर रही हो। उसने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ मून की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे वो चेक कर रही थी कि उसका शरीर अभी रिकवर हुआ है या नहीं। उसने उससे कहा, मेरे पसंदीदा यंग मास्टर होने के नाते आप कितनी जल्दी रिकवर हो गए। मेरा बहुत मन है कि मैं आपके साथ वही सब जारी रखूं जो मैंने कल किया था, पर बदकिस्मती से मुझे अभी जाना होगा। इसके बाद ऐन कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे अचानक याद आया कि उसे मून से कुछ और भी कहना था। उसने सिर घुमाया और जाते जाते एक फ्रेंडली रिमाइंडर दी,
मेरी गैर मौजूदगी में प्लीज यहाँ तमीज से रहना और अच्छे से आराम करना, यंग मास्टर। इतना कहकर उसने वो भारी लोहे का दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर उसे धीरे से बंद कर दिया। लोहे के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ ने कमरे में मौजूद शख्स को याद दिला दिया कि अब उसके पास बाहर जाने का कोई मौका नहीं बचा है। ऐन को कमरे से बाहर जाते देख मून को याद आया कि उसके लिए अभी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो लकड़ी के बेड से उतरकर ऐन को रोक सके। उसने घबराए हुए चेहरे के साथ दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया और जोर से चिल्लाया, अरे रुको, कम से कम मेरे कपड़े तो वापस दे जाओ। बदकिस्मती से लोहे का दरवाजा बंद होने के बाद बाहर से ताला लगने की साफ आवाज आई। ऐन ने मून की बात अनसुनी कर दी। मून अभी सबसे गंभीर स्थिति का सामना कर रहा था। वो न केवल इस सीलबंद कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहा था, बल्कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। मून बिस्तर पर बैठा बहुत परेशान लग रहा था। उसने अपने हाथ से अपना सिर पकड़ लिया। इस लाचारी में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पहले 100 बार उस भविष्यवाणी वाले रहस्यमयी साये की पहचान के बारे में अंदाजा लगाया था। धत तेरे की! क्या वाकई मुझे अपनी बाकी जिंदगी ऐन की जागीर बनकर यहीं बितानी होगी? नहीं, भले ही कल रात ग्रेट थी, पर रोजाना रात में 10-10 बार ऐसा होना। भले ही वो भविष्यवाणी वाला अंजाम न हो, पर मुझे लगता है कि मैं वैसे भी मौत के करीब ही हूं। और जाहिर है, सबसे जरूरी चीज तो फ्रीडम है। बिना आजादी के इंसान और एक सॉल्टेड फिश में क्या फर्क है? मून ने अपना हाथ चेहरे पर रखा। उसने अपनी उंगलियों के बीच से एक आंख बाहर निकाली और सामने एक पक्का इरादा करके देखा। लगता है मुझे बस एक कोशिश करके ही देखनी होगी। मून ने अपना सिर उठाया और उस भारी लोहे के गेट को देखा। उसने फैसला कर लिया था, उसे यहां से भागना ही होगा। मून ने कंबल को अपनी कमर के चारों ओर लपेटा और उसे ढकने के लिए एक कामचलाऊ कपड़ा बना लिया। फिर वो तुरंत बिस्तर से उतरा और लोहे के गेट की तरफ भागा। उसने अपने दोनों पैर दरवाजे पर टिकाए, दोनों हाथों से हैंडल को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर उसे खोलने की कोशिश की। वो इसी पोजीशन में रहा और कई बार कोशिश की, पर दरवाजे के टस से मस होने का कोई नाम निशान नहीं था। मून ने दूसरा तरीका आजमाया। वो कुछ कदम पीछे हटा, फिर अचानक आगे की ओर लपका और अपनी बांह से लोहे के दरवाजे पर जोरदार टक्कर मारी। मगर वो लोहे का गेट अभी भी अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला और उस पर टक्कर का कोई निशान तक नहीं पड़ा। आह! बहुत दर्द हो रहा है! मून ने बहुत ही दर्द भरा चेहरा बनाया और जोर से चिल्लाया। वो अपनी चोटिल बांह को पकड़े हुए पागलों की तरह जमीन पर लौटने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोहे का गेट इतना मजबूत होगा। अब उसे समझ आ गया था कि वो ऐसे अनाड़ी तरीकों से दरवाज़ा नहीं खोल सकता। जब उसकी बांह का दर्द थोड़ा कम हुआ, तो मून ने राहत की सांस ली। उसने एक फुस हुए गुब्बारे की तरह अपने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए और जमीन पर लेट गया। वो खुद से बुदबुदाने लगा। ये दरवाज़ा वाकई स्टील का बना है। यहाँ तक कि दीवारें और पत्थरों के पीछे का हिस्सा भी प्योर स्टील का है। मुझे लगा था कि मेरे पास ब्लैक बुक जैसा एक सुपर चीटिंग सिस्टम है जिससे मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा, पर अब तो सच में सब खत्म लग रहा है। मून ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। इसी वक्त ब्लैक बुक को शायद लगा कि मून उसे बुला रहा है। अचानक उसके सिर के ऊपर एक काले जामुनी रंग की एनर्जी दिखाई दी। देखते ही देखते वो जादुई ऊर्जा एक काली किताब में बदल गई और मून के पास आ गिरी। लेकिन मून का अभी उसे देखने का बिल्कुल मूड नहीं था। उसने अपनी आंखें खोलीं और बेबसी के साथ छत को ताकने लगा। उसने किताब से फुसफुसाते हुए कहा, नहीं भाई, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। इस वक्त मेरे साथ मजाक मत करो। ऐन की मेटल को कंट्रोल करने की एबिलिटी कोई मामूली जादू नहीं है। वो साफ तौर पर सेसिलिया के लेवल की एक चुनी हुई योद्धा है। अगर मैं अभी उस जादुई स्पेस में जाकर जी तोड़ प्रैक्टिस भी करूं, तब भी बहुत देर हो चुकी है। मून ने फिर से अपनी आंखें मूंद लीं। वो ब्लैक बुक से ज्यादा बात नहीं करना चाहता था, पर ब्लैक बुक मून की बातों से नाराज होकर वहां से गई नहीं। वो बस चुपचाप उसके बगल में टिकी रही। ऐसा लग रहा था कि वो भी इस संकट को सुलझाने में उसकी मदद करना चाहती है। थोड़ी देर बाद मून ने अपना सिर घुमाया और देखा कि ब्लैक बुक अभी भी वहीं है। उसने किताब को घूरते हुए कुछ पल के लिए सोचा। मून ने एक लंबी आह भरी और जमीन पर उठकर बैठ गया। उसने पालथी मारी और ब्लैक बुक को अपनी गोद में रख लिया। उसने अपनी आंखें बंद की, हाथ से सिर खुजलाया और किताब खोली। ठीक है, मैं प्रैक्टिस कर लूंगा। इस दम घुटने वाली जगह पर बैठने से तो बेहतर है कि मैं उस जादुई स्पेस के अंदर जाकर रिलैक्स करूं, भले ही वहां एक बार फिर से मरना ही क्यों न पड़े। जैसे ही वो ब्लैक बुक के स्पेस में दाखिल होने वाला था, उसकी नज़र अचानक पेज पर लिखी चीज़ों पर पड़ी। पन्ने पलटते हुए उसके हाथ वहीं रुक गए। पेज पर जो कुछ था, उसे देखकर वो दंग रह गया। रुको, वो किताब जो मैंने कल रात पढ़ी थी, ये ये तो ये तो जीत का इक्वेशन है। मून के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में चमक और खुशी साफ दिख रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसे ब्लैक बुक में जिंदगी की एक नई उम्मीद मिल गई हो।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब मेरी मेहनत को बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है जो मुझे हर हफ्ते आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। सब्सक्राइब करके ही जाएं।